हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आइए आज स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि क्लास 10th के इंग्लिश के सिलेबस से रिलेटेड है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और इस चैप्टर के राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट की स्टोरी बताई गई है कि बचपन से वो साइंटिस्ट किस तरह से रहा और किस तरह से उसने अपनी साइंटिफिक रिसर्च को पूरा किया। एट द एज ऑफ 22 वर्ष की उम्र में अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, एक स्काउट रह चुका एक बच्चा, फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व, स्काउट ऑफ द ईयर उस वर्ष का स्काउट। एक ट्रेनिंग होती है जिसमें स्काउट की ट्रेनिंग दी जाती है, कैंप लगते हैं। आपने भी शायद एनसीसी वगैरह में इसे ज्वाइन किया हो, तो उसी से रिलेटेड बताया है कि ये 22 वर्ष का लड़का जो आज है ये पहले कभी स्काउट ऑफ द ईयर रह चुका था। एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, और इस 22 वर्ष के लड़के ने साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटेड कर दिया विद अ न्यू थ्योरी, एक नई थ्योरी से, ऑन हाउ सेल्स वर्क। और ये थ्योरी थी कि सेल्स मीन्स कोशिकाएं किस तरीके से कार्य करती हैं। Richard H. Albright and his college roommate explained the theory in an article in a proceeding of the National Academy of Science. अब ये जो थ्योरी थी ये रिचर्ड एच एब्राइट और उनके कॉलेज के रूममेट ने एक्सप्लेन की थी एक आर्टिकल के रूप में, और ये आर्टिकल प्रिंट किया गया था, छपा था प्रिसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार था कि दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, इस वैज्ञानिक अखबार ने पहली बार हैड एवर पब्लिश किया था वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, एक कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का वर्क पब्लिश किया। इन स्पोर्ट्स, खेल में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15। अगर खेल की बात करें तो अगर कोई 15 साल का बच्चा खेल में कोई बहुत बड़ी पारी खेल जाता है, जिस तरह से हमारे यहाँ सचिन तेंदुलकर कम उम्र में और बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन के रूप में सामने आए, तो इसी तरीके से ये बात इन दोनों के लिए कही जा सकती है। And hitting a home run your first time at bat. For Richard Albright, it was the latest in a long string of achievement in science and other fields. और रिचर्ड एब्राइट के लिए भी ये सफलताओं की, अचीवमेंट्स की बहुत लंबी श्रृंखला में शुरुआत हो गई थी, नई बात थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सारी रिसर्च किसके कारण शुरू हुई? बटरफ्लाइज के कारण, तितलियों के कारण। एन ओनली चाइल्ड, केवल एक बच्चा। एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेनिनसिल्वेनिया। एन ओनली चाइल्ड का मीनिंग इकलौते बच्चे थे ये जो बड़े हुए रीडिंग, पेनिनसिल्वेनिया में। रीडिंग यहाँ पर एक जगह का नाम है जो पेनिनसिल्वेनिया में है। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैं ज़्यादा कर सकता था। ही सेड, उन्होंने कहा। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था, और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ 1, केवल एक अकेले की टीम से, क्योंकि ये अकेले थे, इनके साथ वहाँ खेलने वाला कोई नहीं था, तो ये फुटबॉल और बेसबॉल नहीं खेल सकते थे। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन एक चीज़ मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को कलेक्ट करना। सो ही डिड, और ऐसा ही उन्होंने किया। एंड ही डिड एवर, और हमेशा किया। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, जब केजी क्लासेस में इन्होंने शुरुआत की, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, और एब्राइट कलेक्ट करते थे बटरफ्लाइज को बिल्कुल उसी डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ, और उन एक्टिविटीज़ पर मार्क करते थे। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, उन्होंने रॉक, फॉसिल्स और कॉइन्स भी कलेक्ट किए। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और ये एक जिज्ञासा रखने वाले, ईगर मीन्स उत्सुकता वाले, जिज्ञासा रखने वाले एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। एस्ट्रोनॉमर मीन्स जो दूसरे ग्रहों, अंतरिक्ष के सभी ग्रहों को देखते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग एट नाइट, और कभी कभी रात को तारों को भी वो देखते थे। फ्रॉम द फर्स्ट, शुरू से ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड,
उनका तेज़ दिमाग के साथ साथ उनके अंदर एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी भी थी, यानी कि उन्हें ड्राइविंग करना भी बहुत पसंद था। ही ऑल्सो हैड अ मदर, उनकी एक माँ थी, हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो उन्हें हमेशा सीखने के लिए एनकरेज करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उन्हें ट्रिप्स पर ले जाती। बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स, और उन्हें ये सारी चीज़ें दिलाती थी, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा और माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट, एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और उनको दूसरे कई चीज़ों में भी हेल्प करती थी। I was his only companion until he started school, his mother said. उनकी माँ ने बताया कि जब तक उन्होंने स्कूल शुरू नहीं किया था तो वही उसकी एक अकेली कंपेनियन थी। After that, I would bring home friends for him. के बाद मैं उनके फ्रेंड्स को घर ले आती थी। But at night, लेकिन रात में, we just did things together. लेकिन रात में वो दोनों मम्मी बेटा ही अकेले जो भी काम करते थे वही करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ, यहाँ पर मदर उनको रिची, प्यार से उनका नाम रिची कहकर बुलाती हैं। रिचर्ड उनका पूरा नाम है, लेकिन उनकी मदर उन्हें रिची कहती हैं। तो रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड, उनके पिता के मरने के बाद रिची ही मेरी सारी ज़िंदगी था। व्हेन रिची वॉज इन 3rd grade, और रिची उस समय जब उनके पिता की डेथ हुई तो वह 3rd क्लास में थे। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, वह और उनका बेटा लगभग रोज़ाना शाम को अपना समय बिताते थे डाइनिंग रूम की टेबल पर। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग टू डू, अगर उसके पास काम करने के लिए नहीं होता था कुछ भी, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढ कर रखती थी। नॉट फिजिकल वर्क नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, चीज़ों को याद रखने का, समझने का। हिज मदर सैड ही लाइक्ड इट, और उसकी माँ कहती हैं कि वो इसे पसंद करते थे। ही वॉन्टेड टू लर्न एंड लर्न ही डिड, और लर्निंग का ही काम उन्होंने किया, सीखने का ही काम किया। ही अर्न टॉप ग्रेड इन स्कूल, वह स्कूल में टॉप मार्क्स लेकर आते थे, टॉप करते थे। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड, और दूसरी बातों में वो एक दूसरे बच्चों की, सामान्य बच्चों की तरह थे। लर्निंग में बहुत अच्छे थे, लेकिन बच्चों वाली बातें उनमें भी थीं। बाय द टाइम ही वॉज इन 2nd grade, जब वह 2nd grade में थे, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, एब्राइट ने 25 प्रकार की प्रजातियां तितली की ढूंढ ली थी। अराउंड हिज होम टाउन, अपने ही घर के, अपने ही नज़दीकी शहर में, अपने ही घर के आसपास। और स्टूडेंट्स, ये जो लिस्ट दी गई है यहाँ, ये सभी 25 स्पीसीज़ को बताती है बटरफ्लाइज की। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड, और उन्होंने कहा कि इस तरीके से मैंने अपना बटरफ्लाई कलेक्टिंग का काम लगभग पूरा कर लिया था। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, लेकिन तभी मेरी मम्मी ने मुझे एक बच्चों की किताब लाकर दी जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, और ये किताब बताती थी कि किस प्रकार मोनार्क बटरफ्लाइज ने अपना स्थान परिवर्तन करके वो सेंट्रल अमेरिका आ गई। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, और इस किताब ने खोल दिया था दरवाज़ा विज्ञान का इस उत्सुक यंग कलेक्टर मीन्स इस छोटे कलेक्ट करने वाले बच्चे के लिए एक साइंस का नया संसार खुल गया। एट द एंड ऑफ बुक, किताब के अंत में, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, रीडर्स को इनवाइट किया गया कि वो हेल्प करें बटरफ्लाई के माइग्रेशन को स्टडी करने में। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अगर्ट, उन्हें कहा गया कि वे बटरफ्लाई को टैग करें डॉक्टर फ्रेडरिक ए अगर्ट की रिसर्च के लिए, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, और ये प्रोफेसर थे डॉक्टर फ्रेडरिक ए अगर्ट जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में एक प्रोफेसर थे। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर अगर्ट,
एब्राइट की मदर ने डॉक्टर अगर्ट को लिखा एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। और जल्दी ही एब्राइट ने उनकी इस रिसर्च में हेल्प करनी शुरू कर दी और अटैच करने शुरू कर दिए टैग्स, बहुत ही ध्यान से टैग लगाने शुरू कर दिए मोनार्क बटरफ्लाई के पंखों पर। Anyone who found a tag butterfly was asked to send the tag to Dr. Agard। और जो कोई भी उस बटरफ्लाई को ढूंढ पाता है तो उसे उस टैग को डॉक्टर अगर्ट के पास भेजना होता था। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन लास्ट समर। अब ये जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का सीज़न था, ये रीडिंग में लगभग 6 हफ्ते पहले पिछले गर्मियों में ख़त्म होने वाला था। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी। अब आप अगर एक एक करके उन तितलियों को पकड़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा तितलियाँ नहीं मिल पाएंगी। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई। तो इसीलिए एब्राइट ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि मैं एक तितलियों का पूरा झुंड एक साथ उड़ाऊंगा टैग लगाकर। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स। और इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, वह पकड़ेंगे एक फीमेल मोनार्क और उसके एग्स को कलेक्ट करेंगे एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट, और उन्हें अपने बेसमेंट में बड़ा करेंगे थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनके जीवन चक्र के अनुसार। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। और फिर एग से कैटरपिलर और कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से बड़ी बटरफ्लाई बनेगी। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई विंग्स एंड लेट देम गो। और फिर वो बटरफ्लाई के विंग्स पर टैग लगाएंगे और फिर उन्हें उड़ा देंगे। फॉर सेवरल ईयर्स द बेसमेंट वॉज होम टू 1000 ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सेवरल ईयर्स का मीनिंग है यहाँ पर बहुत सारे वर्षों तक उस बेसमेंट में घर बन गया था हजारों मोनार्क तितलियों का, और वो भी डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि मोनार्क तितली के कहीं अंडे थे, कहीं प्यूपा, कहीं कैटरपिलर और कहीं एडल्ट बटरफ्लाइज उस तहखाने में रह रही थी। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। लेकिन धीरे धीरे मैंने खो दिया इंटरेस्ट बटरफ्लाई में टैग लगाने का, क्योंकि इस काम में कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इट इज़ टीडियस एंड देयर आर नॉट मच फीडबैक। बहुत ही थका देने वाला काम था और फीडबैक ज़्यादा नहीं था। एब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट। एब्राइट कहते हैं कि मैं सारा टाइम यही करता रहता था। ही लाफ्ड, और हंसते हैं। ओनली 2 बटरफ्लाई आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। केवल 2 ही तितलियां वापस मिली जिन्हें मैंने टैग लगाया था। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और वो भी ज़्यादा दूर नहीं मिली, केवल उनके घर से 75 मील की दूरी पर। तो ज़्यादा दूर वो नहीं जा पाई, उनके घर से केवल 75 मील की दूरी पर ही उनको रिकैप्चर कर लिया गया। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is। तब वो 7वीं क्लास में जब थे, 7th क्लास में थे, तो तब उन्हें एक हिंट मिला कि सही विज्ञान क्या है। what real science is। When he entered a county science fair, जब वे एक काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने गए, एंट्री ली उन्होंने, एंड लॉस्ट, और वह उस साइंस फेयर में हार गए। लॉस्ट मीन्स हार गए। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something। ये बहुत ही बुरी वाली फीलिंग थी। It was really a sad feeling कि वहाँ पर आप बैठे हो और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ प्राइज जीत रहा है और आपको कुछ भी नहीं मिला। एब्राइट सेड His entry was slides of frog tissue। उन्होंने उस साइंस फेयर में जो एंट्री ली थी उसमें फ्रॉग के, मेंढक के टिश्यूज शो किए थे, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, और उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया था। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो सही एक्सपेरिमेंट है वो करने की कोशिश वास्तव में की थी विनर्स ने, जो जीते हैं। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। उन्होंने केवल एक नीट डिस्प्ले नहीं किया था, उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे, जिसकी वजह से दूसरे बच्चों को इनाम मिला।
Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair. लेकिन जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट वास्तव में थी एब्राइट में, वो ये थी कि ठीक है, मैं अगले साल मेले में करके दिखाऊंगा अपना सही एक्सपेरिमेंट. आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड. उन्होंने कहा. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क. और जो सब्जेक्ट वो जानते थे, जो चीज़ वो आज तक करते आए थे, वो था इंसेक्ट वर्क, कीड़े मकोड़ों पर काम करना. आई वुड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जिसे वो कई सालों से कर रहे थे. सो ही रोट टू डॉक्टर अगर्ट फॉर आइडियाज़. अब उन्होंने डॉक्टर अगर्ट से आइडियाज़ मांगे. एंड बैक केम आई स्टैक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट. और डॉक्टर अगर्ट ने तो उन्हें बहुत सारी सजेशंस की लाइन लगा दी कि आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई. Those kept Ebright busy all through high school. और अपने हाई स्कूल में वो इन्हीं चीज़ों में बिजी रहे. And led to prize projects in county. और प्राइज़ पाने के लिए अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर में. For his 8th grade project, 8th क्लास के जो प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ने ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज़. उन्होंने एक बीमारी की खोज की दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर एवरी फ्यू ईयर्स. वो मार रही थी लगभग सभी मोनार्क तितलियों को, कैटरपिलर्स को, हर साल. एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. एब्राइट सोचते थे कि ये बीमारी एक बीटल के द्वारा फैलाई जाती है. ही ट्राइड राइजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल. तो उन्होंने कोशिश की कि वो बीटल की उपस्थिति में कैटरपिलर्स को बड़ा करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो उनको इफ़ेक्ट करता है, क्या तितलियां मरती हैं. इट डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट. लेकिन इससे कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला. ही सेड. वो कहते हैं, उन्होंने कहा, बट आई वेंट अहेड. मैं आगे काम करता गया. एंड शोड दैट. और बताया कि आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन. कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और इस बार मैं जीत गया. द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क. अगले साल विज्ञान के मेले में उन्होंने प्रोजेक्ट रखा, ये टेस्ट करने की थ्योरी बताई कि वायसराय बटरफ्लाई मोनार्क कॉपी की नकल करती हैं. दिस थ्योरी वॉज दैट वायसराय लुक लाइक मोनार्क. ये थ्योरी यह थी कि वायसराय मोनार्क की तरह दिखाई देती हैं. बिकॉज, क्योंकि मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. चिड़ियों को मोनार्क तितलियाँ स्वादिष्ट नहीं लगती. वायसराय ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ जो वायसराय तितलियाँ हैं, डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. चिड़ियों को पसंद आती हैं खाने में. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क. इसीलिए वायसराय अपनी जान बचाने के लिए मोनार्क की तरह ज़्यादा से ज़्यादा दिखना चाहती हैं. द लेस लाइक दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर. अगर वे ज़्यादा मोनार्क की तरह दिखेंगी, उतना ही चिड़ियों का डिनर बनने से बच जाएंगी. एब्राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क. और एब्राइट का प्रोजेक्ट ये देखना था कि क्या वास्तव में चिड़ियाँ मोनार्क को खाएंगी. ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड. और उन्होंने पाया कि वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती हैं. इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट. वो जितनी भी मोनार्क उनको मिलती हैं वो सारी खा जाती हैं. एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क. एब्राइट कहते हैं कि बाद में रिसर्च की गई दूसरे लोगों के द्वारा और उन्होंने दिखाया कि वायसराय वास्तव में संभवतः कॉपी करती हैं, नकल करती हैं मोनार्क तितलियों की. दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न. और ये प्रोजेक्ट रखा गया फर्स्ट आया ये प्रोजेक्ट जूलॉजी डिवीज़न में. एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर. और थर्ड आया था काउंटी साइंस फेयर में. तो कुल मिला के एब्राइट की ये थ्योरी सही सिद्ध हुई कि वायसराय तितलियाँ मोनार्क की कॉपी
करती हैं। और इस चीज़ के लिए इन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला था जूलॉजी डिवीज़न में, और थर्ड प्राइज़ मिला था काउंटी साइंस फेयर में। In the second year in high school, Richard Albright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. जब ये तीसरे साल में in his second year in high school, जब ये हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, रिचर्ड एब्राइट began the research. रिचर्ड एब्राइट ने रिसर्च शुरू की that lead to his discovery of an unknown insect hormone. और ये रिसर्च उन्हें ले गई थी कि एक इंसेक्ट का हार्मोन किस तरह से उन्होंने डिस्कवर किया। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल। और इनडायरेक्टली ये जो हार्मोन खोज करने वाली बात थी, इस हार्मोन खोज के कारण उनकी ये थ्योरी निकल कर आई कि सेल किस प्रकार से कार्य करते हैं, एक सेल का जीवन, एक कोशिका का जीवन कैसा है। इस बात को समझिए कि इन्होंने शुरुआत तो की थी एक कीड़े के हार्मोन को डिस्कवर करने की, लेकिन उसके द्वारा इन्हें अपनी नई थ्योरी मिली, एक नई रिसर्च और करने को मिली, और वो रिसर्च थी कि कोशिकाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं, कोशिका का जीवन चक्र क्या है। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल। जो प्रश्न वो हल करना चाहते थे उसका आंसर बहुत आसान था। What is the purpose of the 12 tiny gold spot on a monarch pupa? 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट, सुनहरे निशानों का क्या उद्देश्य था एक मोनार्क के प्यूपा पे। मोनार्क तितली का जो प्यूपा था उस पे 12 सुनहरे निशान बने थे, उनका क्या उद्देश्य था। Everyone assumed the spots were just ornamental. एब्राइट said, एब्राइट ने कहा कि हर कोई ये सोचता था कि ये जो स्पॉट्स हैं, ये जो 12 निशान हैं, ये केवल सुंदरता के लिए हैं, ऑर्नामेंटल हैं, कुदरत ने सुंदर बनाने के लिए उन्हें दिए हैं। बट डॉक्टर अगर्ट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अगर्ट को ऐसा विश्वास नहीं था। टू फाइंड द आंसर, उनका आंसर ढूंढने के लिए एब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस। एब्राइट और दूसरे बुद्धिमान एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट को सबसे पहले बनाना पड़ा एक डिवाइस, एक उपकरण that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development, जो ये दिखा सके कि ये जो स्पॉट हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं एक ऐसा हार्मोन जो कि ज़रूरी है बटरफ्लाई के पूरे डेवलपमेंट के लिए। बटरफ्लाई का जो विकास होता है उसके लिए ये हार्मोन होना बहुत ज़रूरी है। ये दिखाने के लिए कि हार्मोन ज़रूरी है, सबसे पहले एब्राइट को और दूसरे स्टूडेंट्स को एक डिवाइस बनाना पड़ा जो इस चीज़ को शो करे। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को फर्स्ट प्लेस दिलाई काउंटी फेयर में एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और यहीं से इनकी सफलता की सीढ़ी और ज़्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ने लगी, क्योंकि यहीं से इस प्रोजेक्ट से इनको एंट्री मिली कहाँ के लिए, इंटरनेशनल साइंस फेयर और इंजीनियरिंग फेयर के लिए। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ से इनको थर्ड प्लेस मिला जूलॉजी में। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of Walter Reed Army Institute of Research। और फिर इसी के कारण इन्हें चांस मिला गर्मियों में इस आर्मी की इंस्टीट्यूट में रिसर्च करने का, लेबोरेटरी में जाने का। As a high school junior, Richard Albright continued his advanced experiment on the monarch pupa। और रिचर्ड एब्राइट ने अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा मोनार्क प्यूपा पे जब वो हाई स्कूल में थे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। अब उस साल उन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर में पहला स्थान मिला एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और गर्मियों में उन्हें
आर्मी की लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। इन हिज सीनियर ईयर, जब वो हाई स्कूल के सीनियर ईयर में थे, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो और एक कदम आगे बढ़ गए। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग, उन्होंने बड़ा किया एक कोशिका को मोनार्क के पंखों से इन अ कल्चर एंड शोड, और दिखाया कि सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगी एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल ओनली इफ दे वर फैड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। वो कोशिका डिवाइड हो जाएगी और एक बटरफ्लाई की तरह, नॉर्मल बटरफ्लाई की तरह बड़े पंखों वाली बन जाएगी, लेकिन कब? केवल तब जब उसे उसी गोल्ड स्पॉट में से हार्मोन को खिलाया जाए। अगर उस गोल्ड स्पॉट हार्मोन को आप उस डिवाइड हुई कोशिका को खिलाते रहेंगे तो वो भी एक नॉर्मल बटरफ्लाई की तरह बड़ी हो जाएगी। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी इन द इंटरनेशनल फेयर। इंटरनेशनल फेयर में जूलॉजी में इनको पहला स्थान मिला। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। और इन्हीं प्रोजेक्ट की वजह से, इन्हीं पुरस्कारों के कारण इन्हें आर्मी लेबोरेटरी में आगे काम करने का मौका मिलता रहा। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और अमेरिका की डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी एग्रीकल्चर, और अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी में काम करने का भी मौका इनको मिलता रहा। फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये गर्मियों में फ्रेशमैन थे, बिल्कुल नए स्टूडेंट थे, एब्राइट वेंट बैक टू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एब्राइट फिर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गए एंड डिड मोर वर्क ऑन द गोल्ड स्पॉट, और फिर से इन्होंने गोल्ड स्पॉट्स पर काम किया, हार्मोन पर। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इन्हें लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड, बिल्कुल एक नए तरीके के अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट पे काम करने का मौका मिलता था। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर, और वहाँ इन्होंने हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। एब्राइट को कोशिका के जीवन चक्र की एक नई थ्योरी का आइडिया आया। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। ये तब आइडिया आया जब वो देख रहे थे एक्सरे फोटो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन का। When he saw those photos, Ebright didn't shout, Eureka, or even I got it. जब वो ये फोटो देख रहे थे तो वो खुशी से नहीं चिल्लाए और ना ही उन्होंने ये किया कि आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया, ऐसा कुछ नहीं था। बट ही बिलीव दैट along with his finding about insect hormone, the photos gave him the answer to one of biology puzzle. क्योंकि वो जानते थे, उनका विश्वास था कि ये जो इंसेक्ट के हार्मोन हैं उनके साथ साथ उनको फोटो वो पता चल गए हैं जिससे आंसर मिल सकता है बायोलॉजी की एक बहुत बड़ी पजल का। एक और पजल उन्होंने इन फोटोज के द्वारा सुलझा ली थी, हाउ द सेल कैन रीड, कि सेल को, कोशिका को कैसे रीड किया जा सकता है। ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, डीएनए का ब्लूप्रिंट उन्हें मिल गया। डीएनए इज द सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। डीएनए एक पदार्थ है, एक चीज है जो कोशिकाओं के अंदर होता है एंड कंट्रोल्स हेरिडिटी, और हमारी आनुवंशिकता को या किसी भी कीड़े मकोड़े की आनुवंशिकता को कंट्रोल करता है, किसी भी प्राणी की। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और यही डिटरमाइन करता है, ये जो डीएनए है, डीएनए ही डिटरमाइन करता है, निर्णय लेता है रूप का, कार्य का एक कोशिका के, कि एक कोशिका कैसा कार्य करेगी, क्या रूप लेगी, ये डिसाइड करने का काम डीएनए का है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, डीएनए ही जीवन का ब्लूप्रिंट है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग, अब याद रखिएगा ये नाम कि एब्राइट और उसके कॉलेज के जो रूममेट थे जेम्स आर वोंग,
वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स, सारी रात काम करते रहे, पिक्चर्स ड्रॉ करते रहे, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के प्लास्टिक के मॉडल बनाते रहे, टू शो, ये दिखाने के लिए, हाउ इट कुड हैपन, कि ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, बाद में साथ साथ उन्होंने इस चीज को पेपर पर नोट डाउन किया जिससे वो एक्सप्लेन कर सकें इस थ्योरी को कि डीएनए कैसे काम करता है। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, ये रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर। रिचर्ड एब्राइट ने ग्रेजुएशन पास किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सबसे ऊंचे सम्मान के साथ, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, 1510 क्लासमेट्स के बीच में वो सेकेंड थे। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, एब्राइट चले गए ग्रेजुएशन स्टूडेंट के रिसर्चर के रूप में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, और वहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, क्योंकि अगर ये थ्योरी सही सिद्ध हो जाती है, इट विल बी अ बिग स्टेप, तो ये एक बड़ा कदम बनेगी टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रोसेस को समझने के लिए। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर, और ये आइडिया आगे जाके कैंसर को रोकने का भी तरीका बन सकता है, एंड अदर डिजीज, और दूसरी बीमारियों को रोकने का भी। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, ये सब कुछ संभव हो सका एब्राइट की वैज्ञानिक उत्सुकता के कारण, क्यूरियोसिटी के कारण। हिज high school research into the purpose of spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. उन्होंने अपनी हाई स्कूल में जो रिसर्च शुरू की थी कि मोनार्क प्यूपा पे ये स्पॉट का क्या उद्देश्य है, ये धीरे धीरे उन्हें ले गई अपनी नई थ्योरी पर, जो थ्योरी थी कि कोशिकाओं का जीवन कैसा होता है। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस since he first began collecting butterfly. एब्राइट विज्ञान में इंटरेस्टेड थे बहुत पहले से, जब से वो कलेक्ट कर रहे थे बटरफ्लाइज को, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न्ट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, इतनी भी गहराई से साइंस में नहीं खोए थे कि वो दूसरे इंटरेस्ट पर ध्यान ना दें, उसके लिए समय ना निकालें। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर, एब्राइट में और भी क्वालिटीज़ थी, वो चैम्पियन डिबेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे, एंड अ गुड कैनोइस्ट, एक छोटी सी नाव को चलाने में माहिर थे, एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और वो बाहर घूमने के शौकीन व्यक्ति थे, आउटडोर्स थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, लेकिन प्रकृति के फोटोग्राफर थे, साइंटिफिक एग्जीबिशन के फोटोग्राफर थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट अ स्टूडेंट, हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट एक स्टूडेंट के रूप में थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि सीखना बहुत आसान था। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, उन्होंने ज़्यादातर अपनी एनर्जी को डिबेटिंग में और मॉडल यूनाइटेड नेशन के क्लब में लगाया था, यानी कि वो क्लब से भी अटैच थे। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, और उनको प्रशंसा करने के लिए उन्होंने किसी व्यक्ति को पाया। इट मीन्स कि कोई था जो उनकी प्रशंसा करता था, और वो थे रिचर्ड ए वेयरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर। ये रिचर्ड ए वेयरर उनके सोशल स्टडी के टीचर थे, एंड एडवाइज़र ऑफ बोथ क्लब, और दोनों ही क्लब में प्रशंसा करने वाले व्यक्ति थे। ये वेयरर उनकी दोनों क्लब में, मीन्स पढ़ाई में भी और उनकी अदर एक्टिविटी दोनों में उनको प्रशंसा करते थे। मिस्टर वेयरर वॉज द परफेक्ट पर्सन, मिस्टर वेयरर एक परफेक्ट पर्सन थे फॉर मी, मेरे लिए, देन उस समय। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड, एब्राइट कहते हैं कि मिस्टर वेयरर मेरे लिए परफेक्ट पर्सन थे
और उन्होंने मेरे लिए नए आइडियाज़ के लिए मेरा माइंड ओपन किया, मेरे लिए नए नए आइडियाज़ को माइंड में रख। मिस्टर वेयरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड। एब्राइट कहते थे कि मिस्टर वेयरर मेरे लिए उस समय परफेक्ट पर्सन थे और उन्होंने मेरा माइंड नए आइडियाज़ की तरफ ओपन किया। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयरर सेड। मिस्टर वेयरर कहते थे कि रिचर्ड हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट देता था। What pleased me was, और जो मुझे सबसे ज़्यादा खुश करता था वो ये बात थी कि here was this person, ये एक ऐसा व्यक्ति था who put in 3 or 4 hours at night doing debate research। रात में 3-4 घंटे तो डिबेट की प्रिपरेशन करता था, डिबेट के लिए रिसर्च करता था। Beside doing all his research with butterfly, और साथ साथ अपनी बटरफ्लाई पर रिसर्च भी करता था। एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और दूसरे इंटरेस्ट में भी काम करता था। तो मिस्टर वेयरर रिचर्ड की इतनी तारीफ करते हैं और बताते हैं कि सारे काम करता था रिचर्ड, डिबेट भी तैयार, बटरफ्लाई की रिसर्च भी करना और दूसरे काम भी करना। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेयरर कंटिन्यूड। अब मिस्टर वेयरर रिचर्ड की और तारीफ करते हुए कहते हैं कि रिचर्ड एक कॉम्पिटिटिव बच्चा था, प्रतियोगितावादी बच्चा था, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन गलत तरीके से नहीं। ही एक्सप्लेन, उन्होंने बताया कि रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग शेक। रिचर्ड इंटरेस्टेड नहीं था कि वो जीतने के लिए ही ऐसा काम करेगा। विनिंग टू गेट अ प्राइज, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट प्राइज। रिचर्ड केवल जीतने के उद्देश्य से ही काम नहीं करता था या केवल इसलिए कि मुझे प्राइज मिलेगा। प्राइज मिलने के लिए ही नहीं वो सारे कामों में इंटरेस्टेड था। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, बल्कि इसकी अपेक्षा वो इसलिए जीतता था क्योंकि वह अपनी जॉब को, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता था, बेस्ट तरीके से करना चाहता था। फॉर द राइट रीज़न, सही कारण के लिए। ही वॉन्टेड टू बी द बेस्ट, और वह केवल बेस्ट बनना चाहता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और एक वैज्ञानिक बनने के लिए ये सभी इंग्रेडिएंट्स, सभी मसालों में से एक है। जैसे कि हम कोई रेसिपी बनाते हैं तो बहुत सारे मसालों की ज़रूरत होती है, तो एक वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत सारे मसालों में से एक ज़रूरी है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, हमेशा फर्स्ट रेट माइंड, बिल्कुल अच्छे दिमाग से काम करना। ऐड क्यूरियोसिटी, उत्सुकता को ऐड कर दो फिर उसमें। एंड मिक्स इन द विल, और फिर इसमें इच्छा को मिला दो। विल मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति। टू विन फॉर द राइट रीज़न, और फिर मिलाइए जीतने की इच्छा लेकिन राइट रीज़न, सही कारण से, सही लॉजिक के साथ आपको जीतना है। अच्छी इच्छा शक्ति रखनी है, दृढ़ इच्छा शक्ति मिलानी है, क्यूरियोसिटी मिलानी है, उत्सुकता मिलानी है, और एक बहुत अच्छा दिमाग। इन सब को मिलाने पर आपको एक अच्छा साइंटिस्ट इन सभी मसालों को मिलाने पर बनता है एक अच्छा साइंटिस्ट। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और यही क्वालिटीज़ एब्राइट में थी। उनमें एक अच्छा दिमाग था, क्यूरियोसिटी थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और सही लॉजिक था। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10, जब से उन्होंने वो किताब पढ़ी द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, तो उनके लिए साइंस का संसार खुल गया। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। रिचर्ड एब्राइट ने अपनी वैज्ञानिक उत्सुकता को कभी नहीं खोया। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने इस चैप्टर को लिखा है, रिचर्ड एब्राइट की कहानी को बताया है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर एक एक लाइन के साथ समझ में आया होगा विद हिंदी एक्सप्लेनेशन।
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी दूसरी वीडियोस के द्वारा अपने सिलेबस को कम्प्लीटली स्टडी करके अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही।